गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 25 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। कुछ छोटे छोटे से टॉपिक हैं, जैसे वैभव स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा पढ़ने वाले हैं मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड थोड़ा सा डिस्कशन में हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे। मसाला बॉन्ड क्या होता है, क्यों न्यूज़ में है, कैसे काम करता है और मसाला बॉन्ड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसका इंडियन इन्वेस्टर्स को या जो इंडियन जो कॉरपोरेट्स होते हैं उनको क्या बेनिफिट होता है। तो ये टॉपिक हम लोग इकोनॉमी परस्पेक्टिव से करेंगे और यह टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों परस्पेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक टॉपिक पढ़ने हैं वाले हैं ब्लैक टाइगर्स के बारे में। ये आपका मेंस और प्रीलिम्स दोनों में पूछा जा सकता है, हालांकि ज़्यादा फोकस यहाँ पे प्रीलिम्स का रहने वाला है। तो उड़ीसा में एक टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है जिसका नाम है सिमलीपाल, उसके बारे में हम लोग ये आर्टिकल पढ़ेंगे। अच्छा आर्टिकल है, मज़ेदार है। उसके बाद WTO के अंदर सब्सिडी का कैसे काम होता है, एग्रीकल्चर और एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर क्या होता है, किस तरह की सब्सिडी होती है, इंडिया को की कंप्लेंट यहाँ पे WTO के अंदर क्यों की गई है और इंडिया इसको कैसे ठीक कर सकता है, उस सारे पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी में। उसके अलावा फ्री मूवमेंट रेजिम जो इंडिया और म्यांमार के बीच में है, उसके अंदर कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो भैया FMR होता क्या है, ये हम लोगों ने क्यों इम्प्लीमेंट किया था, कब किया था, अभी इसको हम लोग चेंज क्यों कर रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे मिजोरम, नागालैंड, उनका यहाँ पे क्या रिएक्शन है, तो ये टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे। ये भी आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट है। तो आज एडिटोरियल मुझे कुछ खास दमदार लगा नहीं, तो एडिटोरियल आप छोड़ देते हैं क्योंकि दो टॉपिक आज वैसे भी हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं। तो एडिटोरियल करें या ना करें डजेंट मैटर, कुछ खास मज़ेदार नहीं आया था। ठीक है जी, आगे बढ़ें। लेकिन करंट अफेयर के रिगार्डिंग बता दूं आपको, ये कोड आप स्कैन कर सकते हो अगर आप हमारा करंट अफेयर प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो। वीक में सैटरडे को क्लास होती हैं, 2.5 से 3 घंटे की क्लास होती हैं, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर आपको बड़े शानदार तरीके से कवर करवाया जाता है इन डेप्थ डिस्कशन के साथ। क्योंकि वैसे भी देखो 2 से 2.5 साल का, कम से कम 2 साल का करंट अफेयर तो अभी आपको चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं या इवन 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो प्रोग्राम को ज्वाइन करें, बहुत बेनिफिट होगा। उसके अलावा अगर आप फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप इसको मैसेज वगैरह करके कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। और एक वर्ड आपने सुना होगा, ब्रेन ड्रेन, है ना। ब्रेन ड्रेन, हालांकि एक ज़माना हुआ करता था जब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। दादा भाई नेरोजी ने और उनके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्रेन ड्रेन के बारे में बात किया। और ये वेल्थ ड्रेन भी है, ब्रेन ड्रेन भी है। देखिए वेल्थ ड्रेन का मतलब ये होता था जब ब्रिटिशर्स यूज टू रूल इंडिया तो दे यूज टू टेक अवर वेल्थ टू ब्रिटेन। सीधी सी बात ये है। ड्रेन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास एक वॉशिंग मशीन होती है, उसके अंदर एक ड्रेनिंग पॉइंट होता है, आपका जो वॉश बेसिन होता है वो भी ड्रेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। यस, तो ड्रेन मतलब समथिंग कि आप इंडिया की वेल्थ को इंडिया से निकाल के ब्रिटेन में लेके जा रहे हैं, दैट वाज द वेल्थ काइंड, ड्रेन ऑफ वेल्थ। यस, ऐसे ही होता है ब्रेन ड्रेन, मतलब आप हमारे के दिमाग को, हमारी नॉलेज को, हमारी इंटेलेक्चुअल वेल्थ को आप इंडिया से बाहर लेके चले जा रहे हो। जैसे हमारे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इंडिया में काम नहीं कर रहे हैं। पढ़ेंगे इंडिया में, एजुकेशन इंडिया में लेंगे, इंडिया के सिटीजन्स होते हैं, लेकिन काम कहाँ करेंगे, अमेरिका में जाके काम करेंगे, सिंगापुर में जाके, लंदन में जाके, हांगकॉन्ग में जाके। तो ये एक तरह से ब्रेन ड्रेन है। ब्रेन हमारा है, नेशनल्स हमारे हैं, सिटीजन्स हमारे हैं, लेकिन बेनिफिट बाहर को हो रहा है। तो सरकार ये कह रही है कि देखो भाई, देखिए उनकी अपनी अपनी मजबूरियाँ ही हो सकती हैं, कारण हो सकते हैं, उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है, वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन सरकार ये कहती है कि देखो जो इंडिया के नेशनल्स हैं या जो NRIs हैं, जो बाहर यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं, बाहर के जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर काम करते हैं, तो क्यों ना हम लोग एक रिवर्स ब्रेन ड्रेन करें। पूरी तरह से रिवर्स तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम उनके साथ कोलैबोरेट तो कर सकते हैं यार। अगर कोई इंडियन है, NRI है, अगर वो अमेरिका की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। और ऐसी स्कीम का नाम रखा गया है वैभव स्कीम। ठीक है, वैभव, इसका नाम हो जाता है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, उन साइंटिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो इंडियन ओरिजिन के हैं, ताकि भैया आप हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकें। ठीक है, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, टेंशन नहीं है। हाँ, खासकर ऐसे इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रैंक करते हैं, अगर आप वहाँ पे पढ़ा रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो आपका मोस्ट वेलकम है।
आप हमारे साथ कोलैबोरेट करिए। मिनिमम 1 महीने के लिए कोलैबोरेट कर सकते हो और मैक्सिमम एक बार में 2 महीने के लिए कोलैबोरेट कर सकते हो, और टोटल इस तरह से आप धीरे धीरे कोलैबोरेट करके 3 साल तक कोलैबोरेट कर सकते हो। हालांकि ये 3 साल को हम लोग बाद में एक्सटेंड कर सकते हैं, अभी तो जरूरत उसकी पड़ी नहीं है, बट डेफिनेटली हो सकता है। तो इसका बेसिक एम क्या है? टू इम्प्रूव द रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बाय फैसिलिटेटिंग academic and the research collaboration with best institution in the world through the mobility of the researchers from overseas institutions to India। इंडिया में आइए भैया, आप हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाइए। वहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? वहाँ पढ़ाते रहिए, हमें दिक्कत नहीं है। आप महीने 2 महीने के लिए इंडिया में आ सकते हो ना, पढ़ाइए, क्या टेंशन है, ख़त्म। आप वहाँ पे रिसर्च कर रहे हो, 2 महीने के लिए इंडिया में आइए, हमारे साथ कोलैबोरेट करिए, टेंशन ही नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ना कुछ लोग मुँह को ना क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई देखे, इंडिया में जो रिसर्चर्स हैं या हाई क्वालिटी टीचर्स हैं, उनकी कमी नहीं है, आप उनको एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दे रहे हो? यहाँ पे तो वैकेंसीज पड़ी हुई हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीटें अब सरकारें भरी नहीं रही है, 3-3 4-4 साल रिजल्ट नहीं आता है। अरे आप पहले यहाँ की वैकेंसी को तो भरिए, आपका जो लोकल पूल है आप पहले उसका तो यूटिलाइज करिए, बाहर वालों को बाद में देखिए। तो ये क्रिटिसिज्म यहाँ पे चल रहा है, लेकिन यस, ये वैभव स्कीम के बारे में थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड सा कंटेंट है, तो थोड़ा सा रट्टा ही मारना पड़ेगा इसमें, समझने वाला कुछ खास था नहीं, जो थोड़ा बहुत मुझे लगा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए जी, ईडी रिजेक्ट्स आइजैक्स कंटेंशन ऑन द मसाला बॉन्ड इशूड बाय द KIFG। ठीक है, देखिए टॉपिक क्या है, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा बता देता हूँ। केरला के अंदर कुछ समय पहले एक डील हुई थी, एक इकोनॉमिक डील हुई थी, जिसमें केरला की गवर्नमेंट के द्वारा कुछ मसाला बॉन्ड्स, मतलब केरला की गवर्नमेंट डायरेक्टली तो नहीं, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, उसके द्वारा मसाला बॉन्ड इशू किए गए थे, जिसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई रखा गया था। मतलब इसके अंदर कुछ धांधली हुई थी, कुछ वायलेशंस हुए थे, जिसकी वजह से जो हमारा ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो कुछ लोगों के ऊपर वहाँ पे केस वगैरह कर रही है। ठीक है, उसमें वहाँ के पुराने फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, कई लोग आ गए हैं, तो इसीलिए न्यूज़ में है। ये एग्जैक्टली केरला वाला मामला क्या है, ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, हाँ, बट ये ज़रूर पूछेगा भैया बताइए मसाला बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि बॉन्ड पे पहले हम लोगों ने बहुत तरह से बात की है। तो जब हम लोग इकोनॉमी टर्म्स में बॉन्ड की बात करते हैं, तो आप बस ये समझ लिया करो कि बॉन्ड पैसे का जुगाड़ करने का तरीका होता है, मार्केट से पैसा रेज करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। बॉन्ड इशू करके आप मार्केट से पैसा उठा सकते हो। क्यों उठाना है? हो सकता है आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना हो, आपको पैसा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये होता है बॉन्ड। तो जैसे मान लो प्रेप IAS है, और प्रेप IAS का अगर बॉन्ड मैं इशू करूं, तो प्रेप IAS को मान लो मार्केट से 10 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि इसको नई नई ब्रांचेज ओपन करनी है, कुछ ना कुछ नया प्रोग्राम लॉन्च करना है। तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड इशू करेंगे, और उस बॉन्ड के ऊपर लिखेंगे कि देखो भाई, दिस इज प्रेप IAS समथिंग समथिंग समथिंग, आई नीड 10 करोड़ रुपीज़। तो whoever will give me 10 crore rupees for 5 years, I will pay 10% interest rate on that. Every year I will pay 10% interest rate. After 5 years, when this bond is going to be over, I will give you your 10 crore rupees, you give me my bond back. इस तरह से होता है। अब ये 10 करोड़ का भी हो सकता है, 1-1 करोड़ के 10 भी हो सकते हैं, यस, 50-50 लाख के 20 भी हो सकते हैं, वो मैटर करता है कि आप किस तरह से उसको करना चाहते हो। तो दिस इज़ अ बॉन्ड। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं या 1 करोड़ रुपए है, 50 लाख रुपए हैं, जितने बॉन्ड आप खरीदना चाहते हो, आप इस बॉन्ड को खरीदिए और बदले में प्रेप IAS को 50 लाख रुपए दे दीजिए। बॉन्ड आपके हाथ में, प्रेप IAS के हाथ में पैसा आ जाएगा। हर साल आप इंटरेस्ट लेते रहें 5 साल तक, 5 साल के बाद आपको प्रिंसिपल भी मिल जाएगा, तो आप भी खुश, प्रेप IAS भी खुश। ये होता है बॉन्ड, ठीक है। अब इस बॉन्ड की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, उनकी बहुत डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। अब प्रेप IAS की इन्वेस्टमेंट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट शायद आपको ना लगे, आपको लगे यार 50 लाख रुपए दे तो दिए, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो क्योंकि इसकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए बॉन्ड उतने अट्रैक्टिव भी नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू किए जाते हैं बॉन्ड, वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, जिसे GSEC कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसी तरह से हमारे पास तरीका होता है मसाला बॉन्ड। तो मसाला बॉन्ड भी मनी को रेज करने का एक तरीका है, बट ये पैसा हम लोग डोमेस्टिक मार्केट से रेज नहीं करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट से रेज करते हैं, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है।
इंटरनेशनल मार्केट से रेज करते हैं। इसीलिए जो मसाला बॉन्ड होते हैं वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का पार्ट होते हैं। तो अगर किसी इंडियन कंपनी को अमेरिका से पैसा रेज करना है तो वो मसाला बॉन्ड इशू कर सकता है। अब यहां पे एक और झोल है, लास्ट वाली पढ़िए जरा। जो यूजली जैसे मान लो टाटा है, ठीक है, टाटा को अमेरिका से पैसा रेज करना है तो वो डॉलर में पैसा रेज करता है। यूजली फॉरेन करेंसी में ही आप करते हो, बॉन्ड पाउंड में करोगे या डॉलर में करोगे। मसाला बॉन्ड रूपी के अंदर होता है, ठीक है, ये एक रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड है। तो अगर आप अमेरिका से पैसा उठा रहे हो ना भैया, रूपी में उठा रहे हो, डॉलर में नहीं उठा रहे हो। मतलब मिलेगा आपको डॉलर में, लेकिन वो रूपी डोमिनेटेड होता है। आप इंडिया में आकर उसको रूपी में एक्सचेंज करवा सकते हो। आप जब उसको पैसा पे करोगे ना, वो भी रूपी में करोगे, डॉलर में नहीं करोगे। तो पहले यूजली क्या होता था, मतलब जो नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं वहां पे जो बोरोवर होता है, मतलब हम हैं, अगर हम रिस्क ले रहे होते हैं। मसाला बॉन्ड में बोरोवर रिस्क नहीं ले रहा है, जो इन्वेस्टर है वो रिस्क ले रहा है। समझ रहे हो? अब मान लो मैं एक कंपनी हूं, इंडियन कंपनी, मैंने अमेरिकन मार्केट से पैसा रेज किया बाय नॉर्मल बॉन्ड, डॉलर के अंदर मैंने रेज किया। अब आज डॉलर की कीमत, सपोज करिए आज डॉलर की कीमत जो है वो 80 रुपये है, ठीक, 80 रुपये $1। आज मैंने पैसा रेज किया 2024 में, 10 साल के लिए किया, 2034 तक कर दिया। तो 2024 में वो 80 रुपये थोड़ी रहेगा, वो हो सकता है यहाँ पे 150 रुपीज़ हो जाए। तो आफ्टर इन 2034 इफ आई नीड टू रीपे द लोन, आई विल रीपे दैट लोन अकॉर्डिंग टू 150 रुपीज़, नॉट 80 रुपीज़। तो रिस्क कौन ले रहा है? मैं रिस्क ले रहा हूँ। अगर मैं अमेरिका से पैसा उठा रहा हूँ तो मैं रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि रुपये के वीक होने के चांसेस हैं। अगर मान लो 2034 में रुपये 50 रुपये हो गया, पॉसिबिलिटी है रुपये स्ट्रांग हो सकता है। तो कौन रिस्क ले रहा है? तो वही पर्सन रिस्क ले रहा है, क्योंकि हो सकता है उसको फिर उतना पैसा थोड़ी मिलेगा जितना आज उसको मिल रहा है, या फिर 150 रुपीज़ में मिलेगा, सीधी सी बात है। तो डॉलर की फ्लक्चुएशन का रिस्क कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूं, जो बोरोवर है। रुपी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, सारा रिस्क मेरा है। लेकिन मसाला बॉन्ड में रिस्क उस पर्सन का है जो अमेरिका में बैठा हुआ है, क्योंकि इस बार वो जो इशू पैसा यहां पे दे रहा है ना, वो रुपी डोमिनेटेड है। और 2034 में रुपी का क्या वैल्यू होगा? हो सकता है रुपी स्ट्रोंग हो जाए, हो सकता है रुपी वीक हो जाए, क्योंकि उसको पैसा इस बार डॉलर में नहीं मिलेगा, रुपी में मिलेगा। तो वो रिस्क ले रहा है, हम नहीं ले रहे हैं। यूजली हम लोग रिस्क ले रहे होते हैं, क्योंकि डॉलर स्ट्रोंग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। इस बार वो जो है रिस्क ले रहा है, क्योंकि रुपया वीक भी हो सकता है, स्ट्रोंग भी हो सकता है इन फ्यूचर। तो हमने ध्यान रखना है, जो मसाला जो बॉन्ड होता है वो रुपी डोमिनेटेड होता है, डॉलर डोमिनेटेड नहीं होता है। यूजली बोरोवर रिस्क लेता है, लेकिन मसाला बॉन्ड में इन्वेस्टर रिस्क लेता है। इतना सा आपने ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखोगे तो काम खत्म हो जाएगा। बट मसाला बॉन्ड के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे मसाला बॉन्ड को आप कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, वो आप नहीं कर सकते हो। उसके अलावा रियल एस्टेट में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। तो ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं मसाला बॉन्ड के लिए जो आपको याद रखनी है। थोड़ा सा ये मेमोरी वाला पार्ट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि मसाला बॉन्ड अगर आप इकोनॉमी में पढ़ते हो तो डिफरेंट लेवल ऑफ टॉपिक हो जाता है। कम से कम 1 घंटा लगता है मसाला बॉन्ड को एक्सप्लेन करने में। लेकिन करंट अफेयर में मैं थोड़ा सा इमेजिन करके चलता हूँ आपसे, हल्का फुल्का एक्सपेक्टेशन कि थोड़ा बहुत शायद आपने पढ़ा होगा, तो वो चीज़ें हैं। मसाला बॉन्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी है? ठीक है, मसाला बॉन्ड की रिक्वायरमेंट इसलिए है, दे हैव इंडियन कॉर्पोरेट्स हैव लॉन्ग बोरोड इन द इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट। ठीक है, तो पहले हम लोग लिया करते थे फॉरेन करेंसी की डोमिनेशन में, अब हम लोग चाहते हैं रुपी में लें, ताकि इंडियन मार्केट जो इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा और बढ़े। यस, एक हमारा बहुत बड़ा रीज़न ये है। उसके अलावा जो रिस्क है, हम चाहते हैं भैया हम हमेशा क्यों रिस्क लें, थोड़ा बहुत आप भी लीजिए, तो फॉरेन नेशनल जो हैं वो भी थोड़ा रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का पार्ट होता है, तो इसलिए जो इंडिया का जो 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 करंट डेफिसिट है
वो थोड़ा सा यहाँ पे बेटर तरीके से मैनेज हो सकता है। और इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में क्योंकि पैसे की कमी है, तो हमारी जो कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेट्स हैं, वो बाहर से पैसा अरेंज कर सकती हैं, अपने बिजनेस को यहाँ पे एक्सपेंड कर सकती हैं। तो ये मसाला बॉन्ड का, हालांकि मसाला बॉन्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में। मसाला इसका नाम क्यों रखा है भैया? क्योंकि इंडिया सदियों से मसाले के लिए जाना जाता है, तो इसलिए इसका नाम मसाला रख दिया है, बाकी इसका कोई खास रीज़न और नहीं। ये मत समझना कि मसाला बॉन्ड सिर्फ मसाला खरीदने के लिए और मसाला बेचने के लिए यूज़ होता है, वो सिर्फ एक नाम दिया गया है। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ें। चलिए जी, बात करते हैं टाइगर सफारी की। लेकिन कोई आम टारगेट टाइगर नहीं है, ये एक ब्लैक टाइगर है। आपने दुनिया में कभी ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि शायद ये थोड़ा सा डर्टी है, बट डर्टी नहीं है। इसकी खास बात है, ये ब्लैक ही होता है, समझ रहे हो? और इसीलिए इसे कहते हैं ब्लैक बंगाल टाइगर। और ये एक ही जगह पे पाया जाता है नेचुरली, वो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, उड़ीसा में मयूरभंज में। लेकिन ये ब्लैक है क्यों? ये ब्लैक हुआ है जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। जब हम लोग बात करते हैं एवोल्यूशन की, तो हम लोग कहते हैं कि एवोल्यूशन क्यों होता है, कैसे होता है। तो जब हम लोग वायरस की बात करते हैं, तो आपने इसमें बहुत बार सुना ही होगा, जो कोविड-19, जब हम लोग वायरस की बात करते हैं तो म्यूटेशन होती है उसके अंदर, है ना, जेनेटिक म्यूटेशन, तो उसके नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं। इसी तरह से नेचर के अंदर भी म्यूटेशंस होती हैं, हमारी बॉडी में भी म्यूटेशंस होती हैं, हर किसी के अंदर म्यूटेशंस होती हैं, बट ये म्यूटेशंस बहुत स्लो हैं। जब हमारे कुछ जीन्स के अंदर चेंज हो जाते हैं तो उसका असर बाहर भी नज़र आता है। तो ये जो टाइगर हैं, इनके अंदर कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, जिसे हम लोग जो कहते हैं जीन ट्रांसमेम्ब्रेन एमिनोपेप्टिडेज, ठीक है, क्यू, ये इनके अंदर जीन म्यूटेशन हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनके जो पिगमेंट हैं, जिसका नाम है फीमोमेलानिन, ठीक है, इनकी बॉडी में ये नहीं पाया जाता, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इनका जो नेचुरल कलर होता है वो नहीं है और ब्लैक कलर है, क्योंकि पिगमेंट की कमी है इनके अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से स्किन और हेयर का जो कलर होता है वो इस पिगमेंटेशन की वजह से होता है। ये है एक जेनेटिक म्यूटेशन प्रोसेस। पिगमेंट का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, प्रीलिम्स में आपसे ये चीज़ें इस तरह से पूछता है। ठीक है, तो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि दुनिया में कहीं और ये फिनोमेना होता नहीं है, सिमलीपाल के अंदर ही होता है। क्यों हुआ? इसका एक रीज़न ये माना जा सकता है कि सिमलीपाल के जो टाइगर्स हैं वो थोड़े से आइसोलेटेड हैं, दूसरे टाइगर रिजर्व के साथ वो मिलते जुलते नहीं हैं, कॉरिडोर बंद हो चुका है, तो आइसोलेशन की वजह से जेनेटिक म्यूटेशन हुआ। उसके बाद कॉन्टीन्यूसली फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ये लगातार आपस में मेटिंग करते रहे, रिप्रोडक्शन करते रहे, जिसकी वजह से यूनिक करैक्टर ये निकल के आता है। तो नेचुरली तरीके से मिलते हैं सिमलीपाल के अंदर। उसके अलावा थोड़े बहुत जो ब्लैक टाइगर्स हैं वो आपको जो है नंदकलानन जू के अंदर भी मिलते हैं। ये बेसिकली टाइगर वही हैं जो इनको रेस्क्यू किया गया है। ठीक है, तो लेकिन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर, तो सरकार ने आइडिया लगाया कि यहाँ थोड़ा पैसा वैसा कमा लिया जाए, तो उनका वो चाहते हैं कि एक टाइगर सफारी हम लोग लॉन्च करेंगे। ये टाइगर सफारी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर नहीं है, ये कुछ एरियाज़ में है जहाँ पे कुछ जूज वगैरह हैं, कंजर्व साइट्स हैं जहाँ पे इनको कैप्टिविटी में रखा गया है, संभाल के रेस्क्यू करके वहाँ पे टाइगर रिजर्व की जो है सफारी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे? तो ये जूलॉजिकल पार्क है, बेसिकली भुवनेश्वर के अंदर जू पड़ता है, रांची जू के अंदर भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं, चेन्नई के अंदर भी एक जू है, वहाँ पे भी एक आधा पाया जाता है। ठीक है, कैप्टिविटी में है, जंगल में नहीं है, जंगल में सिर्फ सिमलीपाल में पाए जाते हैं। ठीक है जी, बस इतना सा आपने याद रखना है। तो सिमलीपाल, अगर आप टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ठीक है, टाइगर रिजर्व एंड द नेशनल पार्क। उसके अलावा भीतरकनिका नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा के अंदर। यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रही है आपकी चिलिका लेक, राइट। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क की बात करें, टाइगर रिजर्व की बात करें, तो इसको 1973 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। इसका नाम रखा गया है एक पेड़ के ऊपर जिसका नाम है सिल्क कॉटन, इसे सिमूल कहते हैं। ठीक है, तो उसके नाम पे सिमलीपाल रखा गया है। 1994 के अंदर इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। यूनेस्को ने इसको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड किया था 2009 के अंदर। ठीक है जी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। उसके अलावा जो उड़ीसा में एक और है भीतरकनिका नेशनल पार्क, तो सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया है सब, और ये एक रामसर साइट भी है। ठीक है, इसको नेशनल पार्क 1988 के अंदर डिक्लेयर किया गया था। भीतरकनिका जो है, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे पड़ता है आपको। ठीक है, तो ये एक तरह से आप समझ लिए कोस्टल एरिया में पड़ता है, जहाँ पे ओलिव रिडले टर्टल्स जो है आगे जो है वो हैचिंग वगैरह करते हैं, उसके लिए फेमस है। ब्राह्मणी जो रिवर है वो यहीं पे लोकेटेड है। और थोड़े दिन पहले ये न्यूज़ में भी था, क्योंकि जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है उनका एक प्लान है कि ब्राह्मणी रिवर के वाटर को थोड़ा सा वो डाइवर्ट करेंगे कुछ कमर्शियल पर्पज़ के लिए। उसकी वजह से भीतरकनिका नेशनल पार्क
जो है उसके अंदर थोड़ा सा थ्रेट हो सकता है बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा अपने आइडिया लगाना है। इट इज़ वन ऑफ द ओडिशाज फाइनेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए भैया हॉटस्पॉट क्या होता है, और इंडिया में कितने हॉटस्पॉट हैं, 3 हैं या 4 हैं, कौन कौन से हैं, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइए, मजा आएगा, ठीक है। भीतरकनिका नेशनल पार्क के अंदर 3 प्रोटेक्टेड साइट्स होती हैं हमारे पास, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और द मरीन सेंचुरी, जहाँ पे ओलिव रिडले टर्टल्स आके लाखों की संख्या में हैचिंग करते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ें। ओके, एट WTO इंडिया में प्रोमिस इट वोंट एक्सपोर्ट राइस फ्रॉम इट्स पब्लिक स्टॉक। तो WTO क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको अच्छे से पता है। इसका मेन काम क्या होता है WTO का, इसका मेन काम ये है कि भैया जो टैरिफ और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स होते हैं उनको हटाना है, ताकि पूरी दुनिया में ट्रेड प्रॉपर तरीके से हो सके, ग्लोबलाइजेशन वगैरह इसके अंदर आराम से आप कर सकें। हालांकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम WTO की इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं रही है, लेकिन फिर भी मरते हुए शेर की जो पूंछ होती है वो भी बड़ी खतरनाक होती है। तो WTO इम्पोर्टेंट आज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन WTO के अंदर ये कहा जाता है कि जो डिस्टोर्शंस हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, वो डिस्टोर्शंस नहीं होनी चाहिए। डिस्टोर्शन मतलब कोई क्या होता है, डिस्टोर्शन किसी भी कंट्री की कोई ऐसी पॉलिसी होती है जिसकी वजह से आपका जो सामान है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो इंटरनेशनल मार्केट में आप उसको डंप कर देते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ट्रेड इज डिस्टोर्टेड इफ प्राइसेस आर हायर और लोअर देन नॉर्मल, एंड इफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड बोट और सोल्ड आर आल्सो हायर और लोअर देन द नॉर्मल, द लेवल दैट वुड हैव यूजुअली बीन नॉर्मल, एंड इट चैलेंजेस द कंपटीशन इन द मार्केट। मतलब जैसे आप ये समझ लीजिए, इंडिया के केस में अगर बात करें, इंडिया में गवर्नमेंट राइस के ऊपर सब्सिडी देती है, कई तरीके से सब्सिडी दे सकती है। पहली बात तो बहुत अच्छा MSP दे सकती है, MSP इंक्रीज कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे सकती है, यस, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे सकती है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हेल्प करने के फार्मर्स को। जब आपको हायर MSP मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगा, फर्टिलाइजर सस्ते मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान राइस को ग्रो करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उनको हाई प्राइस मिल रहा है। फार्मर्स एनकरेज होते हैं राइस ग्रो करने के लिए। अगर सरकार ये सब्सिडी नहीं देती तो क्या फार्मर इतना ही राइस ग्रो करते? ऑफ कोर्स नॉट। तो फार्मर जब इतना ज़्यादा राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, सरकार हेल्प कर रही है इसलिए दे रही है। तो जब ओवर प्रोडक्शन ऑफ राइस हो जाएगा तो सरकार इस राइस को एक्सपोर्ट भी करेगी, और इस तरह के राइस को अगर सरकार एक्सपोर्ट करती है तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड डिस्टोर्ट होती है। यह इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स के अगेंस्ट में है। अगर किसान खुद से नॉर्मली अगर राइस ग्रो करते, उसके बाद अगर आप एक्सपोर्ट करते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि भैया आप सब्सिडी दे क्यों रहे हो? ये जेन्युइन सवाल है ना, ये पूछ सकते हैं लोग। तो सवाल, सब्सिडी देने के कई सारे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। पहला, सरकार ये इंश्योर करती है कि हमारी कंट्री के अंदर जो फूड प्रोडक्शन है वो एनफ हो, ताकि हमारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी बनी रहे। पहला तरीका है, हम लोग इसलिए सब्सिडी देते हैं। दूसरा, मॉनसून, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, हीट वेव्स, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी फसलें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो क्रॉप्स हैं वो एक तरह से समझ लीजिए डिजास्टर प्रोन हो सकें, उसके लिए सब्सिडी दी जाती हैं, ताकि प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। और जो रूरल कम्युनिटी हैं, सोसाइटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, भैया उनके इंटरेस्ट को भी तो प्रोटेक्ट करना है। ये एक रीज़न है जिसमें इंडिया सब्सिडी देता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि भैया आप सब्सिडी देते हो, सरकार अगर सब्सिडी देती है, किस पर्पज़ के लिए दे रही है? क्या वो सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए दे रही है या फिर फूड सिक्योरिटी के लिए दे रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर सरकार सब्सिडी फूड सिक्योरिटी के लिए दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं। भैया इतने बिलियंस ऑफ लोग इंडिया में रहते हैं, तो खाना तो सबको चाहिए ना, तो फूड सिक्योरिटी के लिए आप दे दिए, नो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी दे रहे हो तो फिर आप इंटरनेशनल वायलेशन कर रहे हो। यही कंप्लेंट इंडिया की WTO में की गई है। हालांकि इंडिया ने बार बार ये कहा है कि उसके जो स्टॉक है, लोकल जो उसके पास फूड स्टॉक है, जो
वो उससे एक्सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन वो आर्गूमेंट फ्रॉड है। तो ऐसा कहा जाता है कि भैया इंडिया को राइस सब्सिडी या तो कम करें या फिर राइस एक्सपोर्ट ना करें, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो खुद ही कंज्यूम कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीन यहाँ पे बन रहा है और इंडिया की कंप्लेंट WTO के अंदर इसके लिए हो चुकी है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अगर इंडिया राइस के एक्सपोर्ट को बंद भी कर देता है, इंडिया को नुकसान उससे होगा नहीं। हाँ, थोड़ा मॉनेटरी नुकसान आपको हो सकता है, लेकिन राइस क्योंकि एक बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो अगर इंडिया राइस की प्रोडक्शन को थोड़ा कम कर भी देता है तो इंडिया का बहुत सारा वाटर जो है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए सोल्व हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, जिससे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही होगा। तो ये बेसिकली WTO के अंदर कहा गया है। और WTO के अंदर जब एग्रीकल्चर की एग्रीमेंट की बात आती है तो 2-3 तरह की सब्सिडीज़ होती हैं, जैसे एक ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। ठीक है, जो ग्रीन बॉक्स की सब्सिडी होती है आप इसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू बॉक्स वाली होती हैं ये भी आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एम्बर बॉक्स वाली सब्सिडी है आप वो नहीं दे सकते। एम्बर बॉक्स की सब्सिडी का जो टारगेट यहाँ पे रखा गया आप यहाँ पे देख भी सकते हो, लिमिटेड टू द 5% ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, 10% फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। तो इंडिया कितनी सब्सिडी दे सकता है? मैक्सिमम 10% तक दे सकता है, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। और इंडिया का 10% से ज़्यादा सब्सिडी देगा किसी भी फसल पे, अगर, क्योंकि यहाँ पे बात हम लोग राइस की कर रहे हैं तो इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंटरनेशनल ट्रेड का डिस्टोर्शन है। ठीक है, अगर हम लोग इतना सब्सिडी देते हैं मोर देन 10% फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़। तो ये 3 बॉक्स हैं भैया। ठीक है, ग्रीन बॉक्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस एट ऑल, आप जितना मर्जी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी आप ग्रो करोगे उसे डोमेस्टिक कंज्यूम करिए। ब्लू बॉक्स के अंदर भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो विद सम अग्रीमेंट्स। ठीक है, उसमें भी वैसे सच कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन यहाँ पे भी जो कंजप्शन होगी वो आपको डोमेस्टिक ही करनी पड़ेगी। एम्बर बॉक्स में अगर आप 10% से ज़्यादा सब्सिडी देते हो तो दिस इज़ द डिस्टोर्शन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, और WTO जो है आपके ऊपर फाइन वगैरह लगा सकता है। ठीक है, तो ये है 3 बॉक्स के बारे में। चलिए जी, थोड़ा आगे बढ़े। आज का जो टेक्स्ट सेक्शन है वो बात करता है फ्री मूवमेंट रिजीम की। कहाँ कहाँ पे बात करता है? ये बात करता है कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, इनके बीच में है एक रिजीम, एक सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसमें क्या होता है, दोनों कंट्रीज़ में जो बॉर्डर पे रहने वाली जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है जी, वो 16 किलोमीटर तक बिना किसी वीज़ा के एक दूसरे कंट्री के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है और आप एक बार में 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रह सकते। मतलब अगर आप इंडियन हो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में रहते हो, बॉर्डर के 16 किलोमीटर तक आप म्यांमार में आराम से ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी वीज़ा रिक्वायरमेंट। ठीक है, और आपको पता है कि म्यांमार के अंदर इंडिया जो है 1643 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। लेकिन पिछले कुछ समय से म्यांमार के अंदर जो इश्यूज़ हैं उसको देखते हुए सरकार ने ये कहा है कि भैया हम लोग फेंसिंग करेंगे और ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम है इससे हम लोग जल्दी ही ख़त्म करने वाले हैं। और जो बॉर्डर म्यांमार के साथ जहाँ पे फेंस वगैरह नहीं थी वहाँ पे फेंसिंग करेंगे, ताकि मूवमेंट थोड़ी सी जो है थोड़ा सा मतलब रिस्ट्रिक्ट हो सके, हम लोग उस कर सकें उसको। ठीक है, ये मामला जो है पूरा यहाँ पे बनता है। इसकी हिस्ट्री की अगर बात करें तो 1800s तक जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे वो म्यांमार के अंडर में ही थे। बाद में ब्रिटिशर्स और बर्मीज़ आर्मी के बीच में लड़ाई वगैरह हुई और फिर उसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ यांडुबू की गई 1826 के अंदर, जिसमें ब्रिटिश जीत गए थे ऑफ कोर्स। तो ट्रीटी हुई तो जिसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वो इंडिया का पार्ट बन गए, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गए, और म्यांमार को जो है सेपरेट कंट्री जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया। तब से वो मामला यहाँ पे बन रहा है। पहले उसका नाम बर्मा हुआ करता था, बाद में उसका नाम जो है म्यांमार कर दिया गया। खासकर जैसे नागाज़ हैं, नागालैंड में, मणिपुर के अंदर जो है कुकी, चिन, मिज़ो कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिटीज़, अब देखिए ब्रिटिशर्स ने जब ये रिजीम अलग किया ना, बाउंड्री अलग किया, बॉर्डर डिमार्केट किया, तो उन्होंने लोकल नीड्स को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि अरे यार ये ट्राइब्स जो हैं वो म्यांमार के अंदर भी रहती हैं, आप इनको अलग क्यों कर रहे हो, उनके तो फैमिली रिलेशंस हैं, कल्चर रिलेशंस हैं। उन्होंने ये नहीं देखा, और ब्रिटिशर्स ये कहीं नहीं देखते थे। आपने अफ्रीका में भी देखा, वहाँ पे भी यही हाल हुआ। अफ्रीका में कितनी सारी कंट्री के बॉर्डर जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज ब्रिटिशर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कोई कहाँ जी रहा है मर रहा है, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब था। तो उन्होंने लोकल कल्चरल एथनिक नीड्स को इग्नोर करते हुए नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दिया म्यांमार से। लेकिन जो कल्चरल टाइज होती हैं वो डीप होती हैं।
राइट। और उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया म्यांमार के बीच में रिलेशन ठीक ठाक बने रहें, सरकार ने कहा कि भैया हम लोग एक फ्री मूवमेंट रिजीम यहाँ पे डेवलप करेंगे। और आपको पता ही है 2018 में जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलाई गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि चलिए ठीक है हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये 16 किलोमीटर का एरिया बेसिकली यहाँ पे होता है जिसमें ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट आराम से कर सकते हो। लेकिन अभी इसको हम लोग रिकन्सिडर कर रहे हैं। बड़ी जोश के साथ सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना के ये चलाया था, लेकिन सरकार कह रही है कि देखो भाई थोड़ी सी शायद हमसे गलती हो गई है, अभी हम इसको थोड़ा सा चेंज करने के मूड में हैं। क्यों है चेंज करने के मूड में? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो क्या करते हैं, इंडिया में क्राइम को जो है कमिट करते हैं और भाग के जो है वो म्यांमार के अंदर छिप जाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पे है। उसके अलावा बहुत सारा जंगल एरिया, हिली एरियाज़ अनफेंस्ड है, तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आराम से आप इधर जाइए उधर जाइए, तो इसका वे लोग फ़ायदा उठाते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होता है, गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है म्यांमार दुनिया में, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारी ड्रग्स यहाँ पे उस एक साइड में पाकिस्तान से आ रही है, दूसरी साइड में म्यांमार से आ रही है। ड्रग से जो पैसा जो अरेंज किया जाता है, कमाया जाता है, कमाया तो क्या है वो ब्लैक मनी ही है, उससे हथियार खरीदे जाते हैं ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है इनके द्वारा। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ, इनकी बॉडी पार्ट्स का भी इलीगल ट्रैफिक वहाँ पे होता है, ये बड़े इश्यूज़ हैं। और पिछले दिनों मणिपुर के अंदर जो इश्यूज़ हुए हैं, वहाँ पे जो मेजोरिटी मेती ग्रुप है और जो कुकी जो कम्युनिटीज़ है, इसका भी एक रीज़न माना जाता है कि म्यांमार से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स शायद वो मणिपुर में आ गए हैं, जिसकी वजह से ये इश्यूज़ वहाँ पे हैं। इसको एक तरह से कुछ लोग नार्को कन्फ्लिक्ट भी कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि म्यांमार से आने वाली बहुत सारी वहाँ की ट्राइब्स, लोकल ट्राइब्स, वो जो है मणिपुर के हिली एरियाज़ के अंदर जो है सेटअप हो गई हैं, वहाँ पे सेटलमेंट कर लिया उन्होंने, वो जिसकी वजह से वहाँ पे वो पॉपी कल्टीवेशन करते हैं, ड्रग जो है कल्टीवेट करते हैं। वो मामला भी शायद वहाँ पे हो सकता है, हालांकि इसके बारे में अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कन्फ्लिक्ट तो हुआ है, राइट। इन सभी इश्यूज़ के साथ साथ जो है रोहिंग्याज़ का जो है इलीगल माइग्रेशन वगैरह वो सब इश्यूज़ हैं। तो काफ़ी टेंशन है इस समय नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का ऐसा लग रहा है कि भाई हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेकिन जो सारी की सारी नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वो इसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, खासकर मिजोरम की अगर बात करें और नागालैंड की बात करें, ठीक है। क्योंकि जो मिजोज़ हैं, मिजोरम के अंदर जो रहते हैं, इट्स अ ट्राइबल ग्रुप। उसके अलावा जो म्यांमार के अंदर चिन ग्रुप रहता है, वो दे आर ऑल्सो ट्राइब, चिन ट्राइब, और इधर मिजो ट्राइब, उनकी एथनिक टाइज़ हैं, फैमिली रिलेशंस हैं, कल्चरल टाइज़ हैं, तो उसके बीच में कुछ इशू हो सकता है, इसलिए मिजोरम इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मिजोरम का कहना है कि भैया वो जनरेशन टू जनरेशन एक साथ रहते हैं, तो उनको एक साथ रहने का अधिकार है, तो ये रिजीम को बंद कर दिया जाए। उसके अलावा नागालैंड की अगर बात करें, नागालैंड की जब बात करते हैं तो नागाज़ का ये कहना है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि म्यांमार में भी नागाज़ लोग रहते हैं, इसीलिए अगर आप फ्री मूवमेंट रिजीम को बंद करते हो तो ये नागाज़ के राइट्स के अगेंस्ट में जाता है, तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जो चिंदविन रिवर है म्यांमार में और जो सरामती माउंटेन है नागालैंड के अंदर, यहाँ पे रहते हैं नागाज़, दे शेयर कल्चरल एथनिक बॉन्ड्स, फैमिली रिलेशंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में आई थिंक आपको लिखने के लिए 150 वर्ड तो हो ही गए होंगे, और 150 वर्ड में ही क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर, तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं। उसके अलावा ये एक एडिटोरियल था, मुझे कुछ खास लगा नहीं, बट फिर भी अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एक दो आर्टिकल और मैंने आपको एडिशनल दिया हुआ है। मेकादेतु प्रोजेक्ट हम लोग कई बार कर चुके हैं, इसलिए मैंने आज इसको इंक्लूड नहीं किया है, बट अगर चाहते हो इसको इंक्लूड करूँ तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कल जो एनालिसिस होगा उसमें हम लोग इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। नेटो के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये कंटेंट आपके पास शायद पहले से होगा ही, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कल को सेल्फ स्टडी के लिए नेटो का वाला कंटेंट भी डाल दूंगा। ठीक है जी, चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।